हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि जैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दो उम्दा किस्म के कलाकार। एक है ऋचा चड्ढा जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, और अली फजल, ये भी काफी पॉपुलर एक्टर हैं। आपने इन्हें मिर्जापुर में देखा होगा, थ्री इडियट्स में देखा होगा, तमाम फिल्मों में देखा होगा, हॉलीवुड फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है। जल्द ही दोनों एक पॉडकास्ट के जरिए हम सबके सामने मौजूद होंगे। इस पॉडकास्ट का नाम है वायरस 2062, जिसमें ऋचा जो है एक साइकियाट्रिस्ट की किरदार में है और अली फजल जो है वो एक टाइम ट्रैवलर बने हुए हैं। अली और ऋचा दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। जी थैंक यू, शुक्रिया, बहुत 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 अच्छा लग रहा है। ऋचा, तमाम फिल्मों में हमने आपको देखा है, कई सालों से देख रहे हैं आप, बहुत ही उम्दा फिल्में कर रही हैं। पॉडकास्ट के जरिए लोगों के सामने आने का ये आइडिया कैसे आया, और अपने किरदार के बारे में बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग सा किरदार आप पॉडकास्ट में के थ्रू निभाने जा रही है, एक साइकियाट्रिस्ट का किरदार, और अली है इसमें जिनके साथ आपने फुकरे में काम किया था। और क्या 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 कुछ बताना चाहेंगे इस किरदार के बारे में, और कैसा रहा ये अनुभव पॉडकास्ट के जरिए लोगों के सामने आने का? देखिए, हम दोनों ही थिएटर से हैं, तो पॉडकास्ट एक तरह का जब ये हमारे पास आया और जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी, ये एक किस्म का रेडियो प्ले लगता है, तो उसमें शुरू से ही हमारी रुचि रही है, क्योंकि आवाज से कुछ क्रिएट करना, मिस्ट्री या ड्रामा, वो एक एक्टर का काम होता है। पर जब आपके पास अपना चेहरा नहीं होता, शरीर नहीं होता, सिर्फ आवाज होती है, तो और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। प्लस मेरी बहुत दिल से कामना थी कि मैं अली के साथ काम करूं। हम लोग साथ में एक्चुअली सब्सटैंशियल कुछ नहीं कर पाए। फुकरे में भी मेरा ज्यादातर जो इंटरेक्शन है वो चूचा के साथ है, जो कि वरुण शर्मा प्ले करते हैं। तो मेरी बहुत दिली तमन्ना थी कि इस बार मैं अली के साथ कुछ ड्रामेटिक करूं, और मेरे लिए बहुत अच्छा रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस था वो। हमारे साथ मंत्रमुग्ध जिन्होंने ये सब सोचा, क्रिएट किया, और स्पॉटिफाई, उसमें मुझे लगा कि एक अच्छी पहल है कि मतलब इन दोनों को साथ में कुछ करने को दिया जाए, जो कि जिसमें ड्रामा भी हो और कुछ मतलब कुछ नया भी करने को मिले। तो आई थिंक पॉडकास्ट आर वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारे लोग दुनिया के पॉडकास्ट, मैं खुद काफी सारी पॉडकास्ट सुनती हूँ जब भी समय मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं, लोग अक्सर एक्सरसाइज वगैरह करते वक्त पॉडकास्ट सुनते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि मेरी पॉडकास्ट की जर्नी की शुरुआत अली के साथ काम करके हुई। अली, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक साइंस फिक्शन शो है, पॉडकास्ट है, और उसमें आप टाइम ट्रैवलर बने हुए हैं, और पहले ही पॉडकास्ट में आपको ऋचा के साथ काम करने का मौका मिला है। आप क्या कुछ कहेंगे? कितनी एक्साइटमेंट है इस पॉडकास्ट को लेकर आपके मन में? बहुत 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 एक्साइटमेंट है। आई एम सो एक्साइटेड। मुझे जैसा ऋचा ने भी कहा, अभी मैं काफी टाइम से हम लोग ये इस पे चर्चा रही है कि भाई साथ में काम करने को कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, और वो चीज अच्छी होनी चाहिए। आई थिंक बोथ ऑफ अस हैव बीन वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो काफी स्क्रिप्टें आई, लेकिन शायद शुरुआत आवाज से है। आई थिंक धीरे धीरे हम साथ इंशाल्लाह फिल्में करेंगे। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग था बिकॉज साईफाई से मैं क्योंकि मुझे बहुत दिलचस्पी है ऐसी कहानियों में, और ऐसे थियोरीज में, और ऑफ कोर्स कॉन्स्पिरेसीज भी, थियोरीज भी होती हैं आजकल। तो आजकल के दौर में तो सारे ओपिनियंस सामने बिछा दिए जाते हैं, उसमें से आप जो बिलीव करें। लेकिन ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और मंत्रा ने हम लोग को आई थिंक मुझे कॉल किया था, आई रिमेम्बर। तो ये फिर एक एक करके बस वो हो गया, वो एकदम से लिटरली मैंने शायद ऋचा हमने कितना 1 या 1.5 दिन में कंप्लीट किया होगा ना पूरा शो जी। बैठ के हमने 2 दिन मैक्सिमम, 2 दिन में रिकॉर्डिंग्स की, जिनमें से बहुत सारी बातचीत हुई कैरेक्टर वगैरह के ऊपर। रिकॉर्डिंग 2 दिन की थी। एंड कैरेक्टर्स बड़े बिल्कुल बहुत ही पोलर ऑपोजिट्स हैं, बिकॉज एक जैसे आपने कहा, एक साइकियाट्रिस्ट है, ऋचा इज प्लेइंग दैट, एंड शी इज ट्राइंग टू फाइंड आउट एज मच एज शी कैन
एक कॉन्फिडेंस साइकियाट्रिस्ट जिसका धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस ब्रेक होता चला जाता है, और किस तरह ये लड़का जो है ये फ्यूचर से आया है या क्या है, और क्या किस लिए आया है, क्यों आया है, क्या कहना चाह रहा है, और ट्रेन भी आ गई फ्यूचर से कहाँ से तो ये सब था इसका। हमने कुछ पकाया है, देखते हैं। हाँ, रिचा, हम सब जानते हैं कि एक्टिंग करने से पहले आप कुछ वक्त के लिए जर्नलिज्म भी प्रैक्टिस कर रही थी। इसमें आप एक साइकियाट्रिस्ट की भूमिका निभा रही हैं इस पॉडकास्ट में। इस सब्जेक्ट में आपको कितनी रुचि रही है? आप इस सब्जेक्ट को कितना फॉलो करती रही हैं? पहले तो मैंने कभी जर्नलिज्म प्रैक्टिस नहीं किया। मैंने डिप्लोमा किया है ज़रूर जर्नलिज्म और मीडिया स्टडीज़ में ओवरऑल, और उस डिप्लोमा की एक शर्त होती है कि आपको तब तक नहीं मिलता जब तक आप 3 महीने कहीं इंटर्नशिप नहीं कर लेते। तो मैंने इंटर्नशिप की थी बस जी, अच्छा। जिसमें एडवर्टोरियल वगैरह लिखना, इलस्ट्रेशंस करना, फीचर्स, ये सब मेरा काम था। तो हार्ड जर्नलिज्म मैंने कभी नहीं किया है। और अब जरूरी नहीं है, मतलब साइकियाट्री अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज है, पर मैंने इसमें कोई खास रुचि नहीं दिखाई, इसके बारे में खास कुछ पढ़ा नहीं, और जरूरी होता भी नहीं कि आप जो हर कैरेक्टर कर रहे हो उसमें इतनी रिसर्च करें। नहीं, मैं जनरली पूछ रहा था कि इस सब्जेक्ट में कितनी रुचि रही, कभी आपको रही है क्या? इस तरह की चीजें पढ़ती मतलब ह्यूमन बिहेवियर में जिसकी भी रुचि है उसको थोड़ी बहुत साइकियाट्री में रुचि होगी, पर मैंने अभी कुछ ऐसा खास पढ़ा नहीं है इसके बारे में कि मतलब मेथड नहीं किया इसके लिए बिल्कुल भी। अच्छा। अली, आप एक टाइम ट्रैवलर बने हुए हैं, फ्यूचर में जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको सच में टाइम ट्रैवलर बनने का मौका मिले तो आप क्या चीज करना चाहेंगे फ्यूचर में जाके या पास्ट में जाके? क्या बदलना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्या कुछ आपके मन में है? मुझे लगा आप बोलने वाले थे मेथड तो नहीं किया आपने इसमें। लेकिन चीजें तो बहुत बदलना चाहूंगा पास्ट में, कहना नहीं चाहिए इधर, लेकिन हाँ, मतलब दुनिया जिस दौर से जा रही है, शायद थोड़ा सा उसका दर्द अगर मैं कम कर पाऊं तो शायद वो ही करता। अकेले जितना मैनेज कर पाता मैं, और मेरे ख्याल से शायद पास्ट में जाके लोगों को वार्न कर सकता अगर कि ये पैंडेमिक आने वाला है और हमारी दुनिया बदलने वाली है। मतलब उसी दिन मैं अभी अपने दोस्तों के साथ बैठा था और मैं कह रहा था कि यार 2019 एक जैसे एक बिल्कुल वो बॉर्डर हो गया ना, उसके आगे की अब दुनिया अलग है और उसके पहले की दुनिया बिल्कुल अलग है। अब वो दुनिया नहीं रही और ना हम कभी जानेंगे वैसी दुनिया, चाहे जो कर लें हम लोग। तो शायद वही करता मैं, तो लोगों का दुख कम करना चाहिए। मेरा यही सवाल अगला होने वाला था, क्योंकि वायरस की बात हो रही है, वायरस से दुनिया को बचाने की बात हो रही है और पेंडेमिक में पूरी दुनिया ने ग्लोबली सफर किया है, पूरी दुनिया के लोगों ने सफर किया। भारत में भी हालात बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। रिचा और अली, आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगा कि पैंडेमिक कैसे गुजरा, आप लोगों ने क्या कुछ किया और क्या सबक हासिल किया इस पैंडेमिक से आप दोनों ने? जी, मैंने अगर मतलब मुझसे पूछा जाए, मैंने तो यही देखा है कि बहुत लोगों ने बहुत सफर किया है। इसमें सबक क्या है, सामने चिट्ठा पूरा खुला था, तड़प के जाने गई हैं। और मेरे लिए खुद ये पिछला साल एक बहुत हैवी साल रहा है। पर्सनली हमारी काफ़ी ट्रेजेडीज रही हैं। सीखा यह है कि यार हम लोग एक दूसरे के काम आ जाएं, ये बहुत मतलब, क्योंकि इंसानियत वहीं से मुझे दिखी है और कहीं से नहीं। जो अपने पड़ोसी का हाल और जाने और उसकी जानने की चाह रखे और उसकी थोड़ी सी मदद करने का एक वो रखे जज्बा, ये बहुत ज़रूरी है। वरना हम अपने घर में बैठ के तो ठीक है, बच ही जाएंगे, छुप जाएंगे, लेकिन क्या हमारे पड़ोसी ने खाना खाया है, क्या उसे मेडिकल हेल्प मिल रही है, क्या दूर तक भी, जहां तक हमारे हित में है, जितना हम कर सकते हैं, जितना हमारी हैसियत है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम सब सोचें। वरना आई थिंक दुनिया एक सेल्फिश जगह बनती चली जा रही है। हम लोग अपने फोन्स में जुटे रहते हैं और ठीक है, वो भी एक दुनिया है, एक एल्गोरिदम है जिसमें हम फंसे हुए हैं,
लेकिन ऋचा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी पेंडेमिक के अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर? क्या कुछ आपने अनुभव किया, कैसे गुजरा आपका पेंडेमिक जो 1.5 साल पिछले गुजरे हैं? देखिए, एक हद तक तो हम लोग काफी प्रिविलेज्ड हैं, अली भी मैं भी, कि मेहनत करने पर हॉस्पिटल में बेड मिल जाता है और बिना किसी आर्थिक तंगी के, बिना ये सोचे कि हम रेंट कहाँ से देंगे या काम कैसे चलेगा, काम बंद होने के बावजूद हम लोग आराम से जी पाए। एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है हिंदुस्तान में फिलहाल। पर जितनी बाकी चीजें हैं वो जग जाहिर हैं, बिकॉज ऑक्सीजन के अभाव में तड़प तड़प के मरना, लंबी कतारें क्रीमेशन के ग्राउंड में, गंगा नदी में शरीरों का, शवों का मिलना, वो सब बहुत बहुत तकलीफ दे है। मुझे लगता है कि हम सब की जो कलेक्टिव एक आत्मा है उसको काफी ठेस पहुंची है, चोट पहुंची अंदर से। जरूरी यही होगा कि अब जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे एम्फोसाइज किया जाए, आज फिर से पेशेंट्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो हमें तैयारी पूरी रखनी होगी कि क्योंकि सिस्टम तो फेल ही था, जो सिस्टम जिसपे सारा वो डाला जाता है, सिस्टम फेल था। लोगों ने एक दूसरे की मदद की, किसी ने खून पहुंचाया, किसी ने ऑक्सीजन पहुंचाया, बेड, दवाइयाँ, स्ट्रेंजर्स हेल्पिंग स्ट्रेंजर्स। तो ये एक बहुत बड़ी जिससे कहते हैं, ये बिल्कुल एक बात एक्सपोज हो गई कि लोग ही मदद कर रहे थे एक दूसरे की। जी ऋचा, अली, पेंडेमिक की वजह से आप दोनों की जो शादी तय थी वो भी आप लोगों को पोस्टपोन करनी पड़ी है। क्या कुछ बताना चाहेंगे अपने फैंस को कि क्या कब अगली डेट होगी शादी की? कुछ इस बारे में सोचा है आप लोगों ने? 2062 शादी। हाँ, चलो टाइम ट्रैवल करके 2062 में शादी करके लौट आते हैं। हाँ, एक दफा झांक के आते हैं वहाँ है कि नहीं, क्या सीन क्या है वहाँ पे, देन वील डिसाइड। इतना, अरे ये मुद्दा कब से चल रहा है सर, हम लोग तो सबसे पहले इस पे जुटे हुए हैं तब से, लेकिन क्या है ना कि एक करके, एक के बाद एक कुछ ना कुछ भसड़ मची रहती है। तो हमने सोचा कि एंड वी वांट टू सेलिब्रेट विद एवरीबॉडी, सो एज ऑफ नाउ वी आर फोकसिंग ऑन हमारा जो काम है। आजकल तो स्पॉटिफाई छाया हुआ है, तो इसमें हम ढूंढ रहे हैं जहाँ सही डेट मिल जाए। अब वो फ्यूचर की हो, पास्ट की हो, जहाँ भी, यहाँ तो सब मिक्स चल रहा है, लेकिन देखते हैं जब होगा। अब देखिए, रूल्स रेगुलेशंस बार बार चेंज होते हैं। कभी 50 लोग अलाउड होते हैं, कभी 100 लोग अलाउड होते हैं। मैं दिल्ली से हूँ, अली लखनऊ से है, हम मुंबई में रहते हैं, तो जो भी चीज़ें उसमें थोड़ी प्लानिंग लगेगी। फिलहाल तो अब जैसे काम शुरू हो रहा है, मुझे लगता है अभी अली और मेरे पास डेट्स नहीं है शादी के लिए। तो वो भी आई थिंक मैनेजर्स को बैठ के कुछ टाइम निकालना पड़ेगा। अगर हो पाई तो कर लेंगे जल्दी से। आप लोगों ने एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला हुआ है जिसमें उसमें भी काफी मसरूफियत होगी इस वक्त आप लोगों की। मसरूफियत तो नहीं, उसमें बस शुरुआत हुई है और उसका नाम है पुशिंग बटन स्टूडियोज। हमारी पहली फिल्म है गर्ल्स विल बी गर्ल्स, जो कि एक इंग्लिश फिल्म है, हिंदी इंग्लिश मिक्स फिल्म है। बोर्डिंग स्कूल में सेट है, उत्तराखंड के डायरेक्टर हैं शुचि तलाती, वो काफ़ी सारे ग्रांट्स जीत चुकी हैं। और अभी कल हमारा एक और पिच सबमिशन है और उसके लिए हमने एक टीजर शूट किया है। उम्मीद है कि हमें वो भी ग्रांट मिले तो अच्छा रहेगा। मतलब वहाँ बस हमने पहल की है, अली और मैं तो नवजात प्रोड्यूसर हैं अभी। नवजात, अच्छा शब्द इस्तेमाल किया आपने, नवजात। जी बिल्कुल, जस्ट बॉर्न। ऑन द लाइटर नोट में एक सवाल और पूछना चाहूंगा, क्योंकि आवाज के जरिए आप लोग अब अपने फैंस के सामने आने वाले हैं, तो ऐसी एक बात ऋचा जो आप अली के मुंह से कभी नहीं सुनना चाहेंगी, वो क्या बात होगी? अरे बाप रे। क्या कह सकते हो? आई थिंक मैं अली के मुंह से नहीं सुनना चाहूंगी कि वो बोर हो गए हैं। अच्छा, हाँ, लाइफ में भी या फिर
हाँ मतलब कभी हो, बिकॉज आई थिंक क्रिएटिव लोगों की यही खास बात होती है, हम लोग बोर नहीं होते। टाइम मिलता है तो स्केच कर लेते हैं, गाना बना लेते हैं, फिल्म बना लेते हैं, शॉर्ट फिल्म बना लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं। तो हमारी जो पार्टनरशिप है उसमें क्रिएटिव पार्टनरशिप भी बहुत ज़रूरी है हम दोनों के लिए, माइंड्स को स्टिमुलेट करके रखना। तो इसीलिए हम इस तरह की नई नई चीज़ें करते रहते हैं, स्पॉटिफाई का पॉडकास्ट या रेडियो प्ले या। तो मैं अली के मुंह से कभी नहीं सुनना चाहूंगी कि वो बोर हो गए हैं। और एक बात जो आप बार बार सुनना चाहेंगी अली के मुंह से, वो क्या बात है, वो खूबसूरत बात? शेर शायरी। नहीं नहीं, अली के मुंह से मैं जरूर सुनना चाहूंगी एक दिन की बेबी मैंने ऑस्कर जीता, क्योंकि मुझे लगता है उनमें वो पोटेंशियल है और वो बहुत सारी बाहर अच्छी अच्छी फिल्में कर रहे हैं। अगर यहाँ नेपोटिज्म का राज नहीं होता तो मीडिया में भी इसकी और प्रखर उल्लेखन होता है इसका भी। पर मैं ये सच में मानती हूँ कि ऐसा कोई और है नहीं फिलहाल इंडिया में जिन्होंने उनके लेवल का काम बाहर किया है। और क्योंकि मैं जानती हूँ वो आगे भी क्या क्या करने वाले हैं, और मैं उनका सबसे बड़ा फैन क्लब भी रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि मैं उनके मुंह से मैं तुम्हारा फैन हूँ यार। अरे कभी ना कभी तो जरूर सुनूंगी उनके मुंह से कि वो ऑस्कर जीत के लाए हैं इंडिया में। बहुत जलते हैं यहाँ के लोग, और कुछ जर्नलिस्ट भी उल्टे पुल्टी चीजें लिखते हैं। पर आई हैव अ लिटिल ब्लैक बुक, आई एम मेकिंग एंट्रीज, बाद में देखूंगी। हम भी चाहेंगे कि ऋचा आपकी ये जो ख्वाहिश है कि अली ऑस्कर लेके आए, और ये ख्वाहिश जल्द पूरी हो। अली मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या वो चीज है जो ऋचा के मुंह से आप बार बार सुनना चाहेंगे और क्या नहीं सुनना चाहेंगे? मैं तो उल्टा भी इसको कर सकता हूँ सीधा, बिल्कुल। मैं ऋचा का फैन रहा हूँ, मैं तो ये तो आई थिंक दुनिया जानती है। मैं जब मैंने पहली दफा ऋचा से मुलाकात हुई थी, मैं उस वक्त पूरा फैन था। तो ये सेम चीजें तो मैं भी सुनना चाहूंगा, लेकिन मुझे मुझे पॉडकास्ट से वो याद है जब हम हेडफोन्स लगा के बात करते थे, और मुझे लगता है ऋचा आज से तुम्हें ना वैसे ही मुझसे बात करनी चाहिए, क्योंकि ऋचा की आवाज जब ऐसे इतनी ब्यूटीफुली क्लियर जब आती है ना कान में, तो वो सुन के मुझे बड़ा पता नहीं बहुत बहुत अच्छा लगता था। ऐसे लगता था कि मैं सुनता चला जाऊं, अब तुम कुछ भी बोल दो, इतनी अच्छी सॉफ्ट सी क्लियर सी आती है कि आई थिंक हाँ यहाँ पे नहीं आएगा, ये जूम है है ना। लेकिन नहीं, ऑल्सो क्योंकि ऋचा की मॉड्यूलेशन इतनी अच्छी है, वॉइस मॉड्यूलेशन, और जिस तरह उसने गेयर्स बदले हैं कैरेक्टर में, मैं आज भी आई थिंक माय बिगेस्ट एक्साइटमेंट वाज कि उसके साथ काम करने का, कि मैं सिर्फ उसे सुन पाऊँ। और देखना तो अलग बात है, मैं लकी हूँ, आई कैन सी हर मोर ऑफन। जी जी, चलिए एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से आप लोगों को फिल्मों में सराहा जा रहा है, अच्छा अच्छा उम्दा काम आप लोग कर रहे हैं, उसी तरह से इस पॉडकास्ट के जरिए भी ज्यादा से ज्यादा जो फैंस हैं, जो श्रोता हैं, आप लोग से जुड़े हैं और आप दोनों के काम को पॉडकास्ट के जरिए भी सराहें। यही मेरी शुभकामनाएं, और ये भी शुभकामना कि आप दोनों जल्द ही साथ में भी फिल्म में नजर आए। पहले नजर आ चुके हैं, अब आगे भी नजर आए, ये भी हम कामना करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। रवि जी, रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।